जो आजकल मॉडर्न जनरेशन है, मैं उसको भी ये कहता हूँ, राइट और रॉन्ग का डिसीजन नहीं लेता, वो हमेशा भावनाओं में बह जाता है। उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा, जिसमें ना तो जवानी वाली मैच्योरिटी होती है, ना बचपन वाली इनोसेंस होती है। पीएचडी की करने के 15 दिन बाद ही उसका पोलैंड से अपॉइंटमेंट आ गया। कोई भी चीज अपने बच्चों को थोपी नहीं। मैंने उनको फ्री हैंड दिया बच्चों को, 8 बजे से अपने स्टडी कंटिन्यू करके। मैंने कहा तो रात को 2 बजे तक पढ़ो आप। आज आपने एम बढ़ाया कि मैंने HCS क्वालिफाई करना है, मैंने IAS क्वालिफाई करना है। जिस दिन आपने एम बढ़ाया उसी दिन। कॉमन गलती जो करते हैं, देखो, एक तो बच्चों में एक जनरल सा ट्रेंड देखा गया, जब एग्जाम सर पे आ जाता है ना, आप ने जो देखा, मैंने जिज्ञासा का भाव देखा है। हेलो एवरीवन, जो आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं रामोतार कौशिक सर। आज के हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं डाउन टू अर्थ और काफ़ी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत एज ए कलरक पोस्ट पे ज्वाइन करके करी थी और उन्होंने 2.5 मंथ में HCS जो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में रिटन क्वालिफाई कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने और जॉब में भी ट्राई करके और फर्स्ट क्लास ऑफिसर की जॉब पाई थी और वो हिपा के भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। सो वॉच इट। वेलकम टू अधिराज सिंह। सो सर, थैंक यू। कैसे हो सर आप? फाइन सर, आपने हिपा में काम करा हुआ है, तो हिपा में आप अभी रिसेंटली आप लेक्चर लेते हो, तो उसके अंदर आप बताइए किस टाइप से वहाँ पे लोग सेलेक्ट होते हैं, ये बंदे ना ये पर्सन लेक्चर लेगा, किन किन टॉपिक पे कैसे कैसे वो काम करता है। उससे पहले मैं जो ऑडियंस को नहीं पता हिपा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता। यस डियर अभिजीत, हिपा की फुल फॉर्म होती है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी। दिस इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जी। इसके अंदर मल्टीपर्पज ट्रेनिंग दी जाती है। हेड ऑफिस इसका गुड़गांव में है, सेक्टर 18 में जी। डिविजनल ऑफिस इसका एक पंचकूला में है जी। एक रोहतक में है, एक हिसार में है जी। 3 इसके डिविजनल ऑफिस हैं। तो इसके अंदर क्लरिकल स्टाफ, जिसको मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी कहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। नए ऑफिसर जो भर्ती होकर आते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन एडिशन टू दैट जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनको भी दी जाती है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं जी। बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द चेंजेस मेड इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस जी। तो वह हिपा के अंदर उनको ये चीज़ बताई जाती है। इसके अलावा वहाँ पे IPS को भी जो है HCS को भी जी। तो जैसे ही पहले ट्रेनिंग करके आते हैं वहाँ पे मसूरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके फिर वहाँ मसूरी में इनकी ट्रेनिंग होती है। मसूरी के बाद इनको स्टेट अलॉट हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल किसी को हरियाणा, किसी को पंजाब, किसी को मध्य प्रदेश, किसी को राजस्थान। तो जो स्टेट अलॉट हो गई उसके बारे में देर नॉट अवेयर अबाउट दैट स्टेट रूल रेगुलेशंस। तो वो हिपा के अंदर फिर उनको स्टेट रूल के रूल एंड रेगुलेशन पढ़ाए जाते हैं, समझाया जाता है उनको। ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग, हाँ, अलग अलग रूल होते हैं उनके, अपने अपने अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सर्विसेज रूल भी और पनिशमेंट एंड अपील जो भी, वो तो सर्विसेज रूल्स के पार्ट एंड पार्सल हो गया। इन एडिशन टू दैट फाइनेंशियल मैटर जी। फाइनेंशियल रूल्स जो है इसकी बड़ी वाइड टर्म है जी। इसमें कैसे बजट प्रिपेयर किया जाता है जी। एक आइडियल बजट किसे कहते हैं जी। होता क्या है, जब अक्सर इन प्रैक्टिस देखा जाता है कि बजट फील्ड से बन के जाता है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट,
जी, मतलब आपके पास जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या बजट? हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस पूछता है, गवर्नमेंट पूछती है जी, भी आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि भाई आपको कितना बजट चाहिए क्या और मतलब किस पर्पज के लिए। जिस डिपार्टमेंट में आप लगे हुए हैं तो उस डिपार्टमेंट में कितना बजट? हर एक डिपार्टमेंट से पूछते हैं जी, हर एक डिपार्टमेंट बना के भेजता है। जी, उसके बाद वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर वो सारे छोटे जो फील्ड के ऑफिस है उनका कंपाइल होता है, जी, वो फिर गवर्नमेंट को जाता है, जी, गवर्नमेंट उसको कंपाइल करके और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अपनी बजट स्पीच में उसको इंक्लूड करता है, बजट स्पीच में इंक्लूड करके और फिर वो असेंबली में वो बजट स्पीच के अंदर उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है और पुटअप करता है कि भाई ये इस साल की हमारे इस डिपार्टमेंट की ये डिमांड है, इतना खर्चा हमने किया है, इतना हम फ्यूचर में करने की एक्सपेक्टेशन रखें, बिकॉज बजट इज एन एस्टिमेट, वो एक्चुअल फिगर नहीं होती, दैट इज एस्टिमेट। तो कहते हैं इतना हमारा एक्सपेक्टेड है, तो वो फिर बजट उनका असेंबली जो, क्योंकि जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 307 उसमें ये है कि भी कोई भी एक्सपेंडिचर हम जो है विदाउट लेजिस्लेटिव बॉडी हम खर्च नहीं कर सकते। 3 बॉडी होती हैं गवर्नमेंट की, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तीसरी जुडिशरी होती है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है उसको अप्रूव करती है, फिर वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर एक एप्रोप्रिएशन बिल पेश करता है। एप्रोप्रिएशन बिल का क्या मतलब होता है ये मैं बताऊँ आपको, क्योंकि वहाँ पे फिर वो बिल तो एस्टिमेट तो पास हो गया, ओके अलाउड, फिर वो कहते हैं कि हम मापदंड ये हमें इनको खर्च करने की भी अनुमति दी जाए, तो फिर वो दैट इज नोन एज द एप्रोप्रिएशन बिल। फिर वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो उसको खर्च करने की अनुमति दी जाती है, एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद फिर वो फील्ड के ऑफिस को अलॉट हो जाता है, जिनकी जितनी डिमांड आई थी उतनी होती है। फिर कभी तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो ये प्रोसीजर भी हमें हीपा के अंदर बताने पड़ते हैं, क्योंकि ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर कहता है खजाने से पैसा निकालने की पावर सिर्फ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर को होती है। वो गवर्नमेंट को उसका एजी के थ्रू डिक्लेयर करते हैं पोस्ट को, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर की। फिर ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो है उसको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे पैसा कम पड़ गया, एस्टिमेट इज एस्टिमेट, तो वो कम पड़ गया तो उसके अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग लेते हैं, या फिर एक एक्सेस सरेंडर जाती है, फिर उस एक्सेस सरेंडर में फिर वो पैसा जो है और मांग लेते हैं, ज़्यादा बच जाता है तो सरेंडर कर देते हैं। इसके अंदर आप जैसे वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है ईपा में, क्लाइंट्स को अच्छा समझते हो तो आपको फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर देखिए एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं पे सर्विसेज मैटर की इम्पोर्टेंस होती है, कहीं पे फाइनेंस की इम्पोर्टेंस होती है। जैसे आपके सामने ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर बैठे हैं तो उनको तो ये पता चाहिए भाई हम फाइनेंस को हम कैसे डील करें। परचेज प्रोसीजर जो होता है, बड़ी बड़ी परचेज करोड़ों की लाखों की परचेज है, उसका क्या प्रोसीजर है। आजकल जैम हो गया गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे पहले तो मैनुअल कोटेशन इनवाइट करते थे, टेंडर मैनुअल काम होता था, लेकिन अब कंप्यूटराइज हो गया, तो एक जैम के थ्रू उसको उनको समझाना पड़ता है। गवर्नमेंट GEM गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू होता है फिर वो काम। अब लेकिन सबको तो वो नहीं बता सकते। अब सपोज अब यहाँ पे मान लो कोई SDM लग के आ गया, उस SDM को फाइनेंस के अलावा और उसको स्टाफ को भी डील करना, तहसील भी उसके अंडर होती है और सब डिवीज़न के ऑफिस उनके अंडर होते हैं, या फिर वहाँ से आ गया आपका डायरेक्ट सेकेंडरी एजुकेशन से आ गया कोई, तो उनके नीचे कितने स्कूल होते हैं, PWD का आ गया बैच। अब PWD के बैच से सब लोग सर्कल होता है, सर्कल के नीचे फिर डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न के नीचे सब डिवीज़न होते हैं। तो अब PWD का पैटर्न जो है अकाउंट्स का वो अलग होता है, उनका अकाउंट्स का अलग होता है, और दूसरे डिपार्टमेंट जो है स्कूल है उनका अपना अलग सिस्टम होता है। तो डिपार्टमेंट कौन से को आप डील कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही उनको समझाना पड़ता है। आप एग्जांपल देना चाहें, मतलब PWD का थोड़ा। PWD के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल PWD के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी वर्क एग्जीक्यूट होता है,
भाई किसी स्कूल में मान लो जो कोई स्कूल की बिल्डिंग बननी है, जी तो जब उसमें एग्जीक्यूट होने से पहले उसका एस्टिमेट तैयार किया जाता है। एस्टिमेट तैयार होने के बाद फिर ऊपर कंपिटेंट अथॉरिटी अलग अलग पावर होती है, इतने तक एस्टिमेट तो एक्शन अप्रूव कर सकता है, इतने तक एससी करेगा, इतने तक चीफ इंजीनियर हो जाएगा। वो एस्टिमेट जो है ना अप्रूव होने के बाद और फिर उसका टेंडर इनवाइट होता है। इसमें 2 प्रोसीजर होता है पीडब्ल्यूडी में। मैंने आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास मटेरियल तो है जी, और हमें ये डाउट हो जाता है कि भाई मटेरियल में गड़बड़ करते हैं ये ठेकेदार, जी सीमेंट जितना रेशो लगना चाहिए नहीं लगाते हैं। जी, मतलब बिल ज़्यादा का दिखा देंगे और लगाएंगे कम, इस टाइप से। हाँ नहीं, जैसे एक 4 का लगाना चाहिए जी और वो 1 6 का 1 8 का लगा देंगे, एक हिस्सा सीमेंट 8 बजरी लगा देंगे, जी तो ये डाउट हो जाता है। तो फिर हम कहते हैं नहीं मटेरियल हम देंगे, जी आप सिर्फ लेबर रेट दे दो भाई, जी आप मजदूर आपके होंगे, मटेरियल हमारा होगा। जी फिर जैसे आप लेंटर डालते हैं, लेंटर में सरिया होता है, जी, अब आप बता सकते हो कितने mm का सरिया डला है? नहीं बता सकते, नहीं बता क्योंकि हिडन आइटम हो गया है। जी हिडन इसको पता ही नहीं लगता 8 mm का डला है 12 mm का डला है, जी तो हिडन आइटम हो जाता है। तो फिर हम कहते हैं नहीं मटेरियल हम देंगे, जी हम तो अपनी मर्जी का बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का देंगे, जी हमारी बिल्डिंग बन रही है। जी तो उसमें मतलब मटेरियल में हेरा फेरी की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और लेबर के अंदर फिर वो क्या करेगा, लेबर के अंदर हेरा फेरी कर नहीं सकता। जी और लेबर का भी वो मैंने बताया कि आपको एक HSR होती है, हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स, पीडब्ल्यूडी की बुक होती है, उसमें ये रेशो दिया होता है कि इतनी, जैसे एक चिनाई करनी है, जी अब चिनाई के अंदर 1 क्यूबिक मीटर में 480 ईंटें लगेंगी, जी ये नॉर्म है। जी 480 485 हो सकते, 478 हो जाए, वो जी मतलब फैक्ट्री है 480। जी तो उन चीज़ों को हम मटेरियल किया, हमने मटेरियल तो दिया, अब उसने पूरा लगाया या नहीं लगाया, वो उस रेशो से चेक करते हैं। जी ईंटों की कंजम्पशन देखी कि भाई 480 ईंटें लगनी चाहिए थी, जी और ये तो ईंटें तो बहुत ज़्यादा लग रही, कहाँ बाकी ईंटें कहाँ गई। जी तो इस तरह से फिर उनको ये चीज़ पीडब्ल्यूडी के अंदर ये चीज़ें समझाई जाती हैं। बाय चांस इसके अंदर कोई बंदा घोटाला करने की कोशिश करे तो उसका क्या प्रोविजन होता है? हाँ देखो, इसमें ये होता है, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी भी कह सकते हैं, फ्रॉड भी कह सकते हैं, एम्बेजलमेंट भी कह सकते हैं, कोई भी मतलब। तो उसमें क्या होता है कि जब हमने देख लिया कि भाई एक पर्टिकुलर आदमी पकड़ा गया जी और उसके ये प्रूव हो गया, जी तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। और डिसिप्लिनरी एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 311 होती है, जी जिसमें ये लिखा है कि किसी भी आदमी को पनिशमेंट देने से पहले उसको अपने आप को डिफेंड करने की रीजनल अपॉर्चुनिटी दी जाए। जी तो अब फ्रॉड तो पकड़ा गया, जी लेकिन हम उसके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लेना चाहते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट, नौकरी भी जा सकती है उसकी, रिकवरी भी डाल सकते हैं उस पर, कोई भी मतलब वो तो नेचर देखी जाती है, क्या एक्शन लेना चाहते हो आप। हिस्ट्री भी देखी जाती है कि मतलब उसका पहले किस टाइप का काम। नो ये नहीं देखते। जी तो उसी टाइम हम उस करंट टॉपिक को भी पकड़ते हैं, जी किसी ने क्या किया है, जी उसके अकॉर्डिंगली फिर पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 2016 के बने हुए हैं, जी जो कि 19/7/2016 से लागू हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसीजर दे रखे उसमें कि डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लेना है अपना, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। जी और फिर उसको अगर वो गिल्टी पाया जाता है फिर उसको पनिशमेंट देते हैं, और पनिशमेंट के बाद भी फिर उसको अपील करने का भी अधिकार होता है, वो अपील भी कर सकता है। और हम मान लो उन्होंने डिसिप्लिन एक्शन लिया, उसी के को अपील की और अपील उसी रिजेक्ट होगी, तो वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को भी अपील कर सकता है। कहने का मतलब बार बार उसको हम अपने आप को डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जी ऐसे नहीं कि बजाय इमोशनल होके और उसको गड्डी चढ़ा दे, नहीं ऐसा नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे उनको जो भी स्टाफ ट्रेनिंग के लिए आता है उनको ये चीज़ें, ऑफिसर भी आते हैं, मिनिस्टर स्टाफ भी आता है, तो उनको समझाना पड़ता है। फिर उनको पहले चार्जशीट सर्व की जाती है। अब उनको ये नहीं पता चार्जशीट कैसे बनती है,
क्यों नहीं आप जैसे बिल्कुल यंग ब्लड होते हैं, उनको नहीं पता चार्जशीट क्या होती है, हाउ टू प्रिपेयर दी चार्जशीट। थोड़ा सा आप उसके बारे में बताना चाहें, चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट के अंदर जैसे उसके अंदर मतलब मेन तो उसमें 4 डॉक्यूमेंट मिला के चार्जशीट बनती है। एक होता है मेमोरेंडम जी, वो स्टीरियोटाइप लॉ डिपार्टमेंट का एक परफॉर्मेंस होता है, किस आदमी के खिलाफ आप चार्जशीट कर रहे हो, किस रूल के तहत इसको पनिशमेंट देना चाहते हो आप। और अगर उसको हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप अपने जवाब बनाने के वो जवाब बनाने के लिए अगर कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो अंडरसाइंड की परमिशन से आकर इस ऑफिस में रिकॉर्ड देख सकते हो जी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी दे दी हमने उसको। एक उस चार्जशीट में 2 सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, उसमें क्या क्या एलिगेशन हमने लगाए हैं जी। फिर तीसरा उसमें डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस, तो उसमें किस किस रूल की वायलेशन की है उसने जी, वो स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस होते हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिस्ट ऑफ एविडेंसेस ऑब्लिक विटनेस, जी। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं जी। तो ये चार्जशीट बनती है। चार्जशीट के बाद फिर डिसिप्लिन प्रोसीजर, वो लंबा चैप्टर है जी। तो वो करीबन 1.25 घंटे का सेशन कम से कम टाइम लेता हूँ वो चीज़ समझाने के लिए। अदरवाइज कभी कभी तो जब ज़्यादा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, हाउ इंक्वायरी इज कंडक्टेड, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर लग गया और वो इंक्वायरी गलत की तो वो लिटिगेशन में चला जाएगा, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें उनको समझानी पड़ती हैं। वो पहले हिपा से मेरे पास 7 दिन 8-10 दिन पहले फ़ोन आ जाता है कि सर आपकी फला डेट खाली है भाई, हमारा ये एक बैच आ रहा है जिसको ट्रेनिंग देनी है। मैं पूछ लेता हूँ भाई क्या टॉपिक होगा आपका, तो वो टाइमिंग क्या हो गए, आइदर फ्रेश और मतलब जो एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस जो वर्किंग है सर्विस में, दोनों के हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है। किसी का भी हो सकता है। तो फिर आप उससे पहले आप अपने आप को उस टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करके हाँ, फिर डेफिनेटली। अभी जैसे अभी 8 तारीख का मेरा ये था, ये अभी 8 आज क्या तारीख हो गया, 2 मार्च, वो पीछे अभी 4-5 रोज हुए हैं कल गुड़गांव आता हूँ। जी जी। तो वो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का बैच था, वो सारे नए थे जी, जो कि जून 2023 में नौकरी में लगे हैं जी। तो उनको समझाने का अपना तरीका अलग होता है। एक जैसे एक्सपीरियंस है जी, तो उनको समझाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क किया होता है, उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनके सामने आई होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं जी। और जो फ्रेश आते हैं उनको तो जैसे आप एक नए बच्चे को ABCD सिखाते हो इस तरह से उनको दूसरे पैटर्न से समझाना पड़ता है। तो जाते ही पहले तो हमें जज करना पड़ता है कि आपके सामने बैच किस चीज़ का है, किन का है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना लेवल मेंटेन करना पड़ता है लेक्चर का, या तो बिल्कुल हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे या इन बिटवीन, किस लेवल पे हमने समझाना है, तो वो जज करना शुरुआत में ज़रूरी होता है। आप प्रिंसिपल भी रहे हुए हो हिपा के, तो उस टाइम के बारे में बताएं। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, प्रिंसिपल के रूप में मुझे कोर्स कंडक्ट करने पड़ते थे। अब तो पैटर्न चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऊपर से ही पार्टिसिपेंट किसको कौन सा बैच आपने पढ़ाना है ये ऊपर से ही आ जाता है। भाई आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेडमास्टर का बैच ये पढ़ाना है, तो वो खुद ही लिस्ट भेजते हैं चंडीगढ़ से, पंचकूला से। और मेरे टाइम ये होता था कि हमें बैच डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ता था। डिपार्टमेंट को अब कहने थे भाई आप हम ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आप अपने जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेना चाहे उनका बैच भेजो, तो वो हमें अरेंज करने पड़ते थे। फिर उनका एज प्रिंसिपल मुझे किस किस को लेक्चर के लिए बुलाना है, जैसे आप मुझे बुलाते हैं ऐसे वो मुझे बुलाने पड़ते हैं। मतलब हिपा का जो प्रिंसिपल होगा वो डिसाइड करेगा किस, हाँ वो मैनेज करेगा जी। अच्छा, फिर उनको 11 बजे जो बैच होता है उसको टी ब्रेक होता है जी, उसका अरेंजमेंट करना जी। फिर लंच, उनका लंच भी देना है जी। 2:15 बजे फिर चाय देनी है जी। तो वो सारा अरेंजमेंट प्रिंसिपल को करना पड़ता है, ये सिस्टम। तो जो हिपा को फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जो ये सारा अरेंजमेंट वगैरह करती है, हिपा के अब देखो कुछ ग्रांट आती है गवर्नमेंट से,
और कुछ अब कर दिया पेड कोर्सेज होते हैं। डिपार्टमेंट ने कह दिया, मान लो इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने कहा जी हमारे एसडीओ नए आए हैं, इनको ट्रेनिंग देनी है जी। तो हम कहते हैं भाई एक कैंडिडेट का ये 3,000 रुपये लेंगे पर डे के हिसाब से। तो पेड कोर्सेज बोलते हैं उनको जी, पेड कोर्स। तो पेड कोर्सेज तो वो डिपार्टमेंट फिर अपने फंड से हिप्पा के पास उतने पैसे जमा करवाएंगे जी। तो मतलब वो अपनी जेब से नहीं देते, वो डिपार्टमेंट इशू करेगा हिप्पा को, डिपार्टमेंट देगा। आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ, बचपन में किस से आप इंटेलिजेंट और पंचुअल थे या टाइम के साथ साथ? देखिए इसमें ऐसा है कि मेरी लाइफ है बड़ी संघर्ष भरी लाइफ रही है। मैं कोई बहुत बड़े रिच खानदान से, मतलब पैसे वाले वे में नहीं है कि मैं बहुत बड़ा किसी ऐसे खानदान से बिलोंग करता हूँ जिसके पास अनाप शनाप पैसा हो, ऐसा नहीं है। तो वो क्या होता है कि मतलब मैं एक बिल्कुल मीडियम से परिवार से बिलोंग करता हूँ और संघर्ष मेरा स्टूडेंट लाइफ में शुरू से ही हो गया। हमारे गांव में मिडिल स्कूल था और मिडिल स्कूल करने के बाद फिर हाई स्कूल के लिए मुझे 6 किलोमीटर कंवाली स्कूल में जाना पड़ा था और उस टाइम सड़क नहीं होती थी, रेती डिब्बे होते थे और सवेरे 7 बजे स्कूल लग जाता था। आपके उस टाइम मन में ये नहीं आया कि स्कूल, मतलब आप किस टाइम की बात कर रहे हो? ये 1966। तो एट दैट टाइम आपके 64-66 की कि मतलब इतने 6 किलोमीटर आपको जाना है फिर आना है, रेत के टिब्बे, सड़कें थी नहीं तो नहीं, बस वो झील थी, पढ़ना है। फिर जो सीनियर स्टूडेंट जो हमसे एक क्लास आगे थे तो मैं बहुत मतलब सेहत का बहुत कमज़ोर सा था जी। तो हमारे फादर साहब तो दिल्ली रहते थे, मदर गांव में रहती थी। मदर कहती सना इसको भी जाएगा, तो वो हमारी गांव में हवेली के पास सीधी निकलते ना तो वो आवाज़ मार लेते, उन मैं साथ जाना सीखा। धीरे धीरे फिर मुझे आदत पड़ गई तो वो साथ ले जाते थे। और मतलब सिचुएशन ये थी, हम कंवाली से चलते थे और 1 बजे 1:10 पे 1 बजे छुट्टी होती थी दोपहर में, तो रास्ते में कहीं पानी का इंतजाम नहीं था, कहीं भी बहुत प्यास लगती। फिर रामपुरी गांव रास्ते में पड़ता था, उसमें एक सूबेदार था, उसके छप्पर में मटके रखे रहते थे, वहाँ पानी पीते थे। रास्ते में कंवाली से और रामपुरी तक कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार हैजे के इंजेक्शन लगे थे, यहाँ लगते तो उससे बुखार आ जाता है हैजे के इंजेक्शन से, और नहीं चला गया। एक जाटी के नीचे लेट गया, पता नहीं कितनी देर में मुझे होश आया। फिर उसके बाद होश आने के बाद फिर चला, अब आ गया घर पे। वो तो थोड़ा फिर तो होता था कि देखो अब लेकिन करना है। और उसके बाद 6 किलोमीटर टिब्बों में जाना और 6 किलोमीटर आना, खेलना, स्पोर्ट्स में भी था। और उसके बाद भी फिर मैंने अपने गांव में टॉप किया मैट्रिक में। लेकिन मेरा एक ये था कि जो भी टीचर पढ़ाते थे, और मेरा आज की जनरेशन को भी यही कहना है कि जो टीचर पढ़ाए उसको आके घर पे रिपीट जरूर करो, अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी भी करो उसकी। मतलब सेल्फ स्टडी का जो टीचर ने होमवर्क दिया है वो कम से कम आते ही कर लो, वो जरूर करो, जिससे वो पक्का हो। और उसके बाद जो है ना फिर सेल्फ स्टडी करो। तो वो सिस्टम था मेरा पढ़ने का। और जब रात को लगभग 9 बजे बाद मैं कभी नहीं पढ़ा, घड़ी तो थी नहीं। माँ कहती थी भाई बेटा दूसरी हवाई जहाज आ गई, अब सो जा, बस। तो बड़ा संघर्ष में जीवन, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा मुंह आ जाता था तो किसी वैद्य ने बताया कि इनको बकरी का दूध दो, तो बकरी रखते थे हम, और बकरी को मैं रेवड़ में छोड़ के आता था, लेके भी आता था और बकरी का दूध पीता था। और एक बार एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मुझे एग्जामिनेशन फीस भरनी थी तो 7 रुपये या 10 रुपये फीस थी, वो देने के लिए नहीं थी। मैंने माँ को का मंगवाया, फीस भरनी है। उन्होंने बोला बेटा अब तो पैसे हैं नहीं, तो ये बकरी का बच्चा बिक जाएगा,
तब पैसे दे दूंगा। वो बकरी का बच्चा उस जमाने में, किसी जमाने में 10-15 रुपए का बिका, तब मेरी फीस भरी हुई थी। ये संघर्ष था। मतलब आजकल बच्चे के बगैर रोटी पे घी रखे हुए, आलू ना रखो, ये रखो, नखरे करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, सिर्फ मेरी रोटी चुपड़ी जाती थी पूरे परिवार में, बाकी सब बगैर चुपड़ी खाते थे। और पापड़ी के नीचे कभी घी दिखाई दे जाता था ना, अरे आज तो भाई ज़्यादा काफ़ी अच्छी घी आ गए नीचे तक। वो टाइम देखा मैंने। आज मेरे बच्चे, मैं बता रहा, फॉरेन में है, लड़की है PhD करके, पोलैंड में साइंटिस्ट है सबसे छोटे वाली, और जो दामाद हैं वो मेरे साथ साइबर क्राइम एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े वर्ल्ड के माने हुए फिगर है वो भी। एक बेटिया दुबई में है और बेटा बंगलोर में है। वो आज उन्होंने 5 मांगे हैं, मैंने 50 दिए। आज इस लायक हो गए मैं, लेकिन एक टाइम मैंने वो भी देखा है। फिर प्री यूनिवर्सिटी में करने के बाद साइंस साइड से फिर BSc पार्ट 1 में एडमिशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पार्ट 1 जिसको मतलब आज के टाइम में ग्रेजुएशन बोलते हैं? नहीं, उसको जिसको ये 12वीं क्लास। अच्छा, उस टाइम मतलब +1 +2 नहीं होते थे, स्कूल में नहीं होते, कॉलेज के साथ होते थे। हाँ जी। उस टाइम प्री यूनिवर्सिटी मतलब 11वीं, BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट ये फाइनल, ऐसे 4 साल की ग्रेजुएशन होती थी जी। तो यहाँ ये प्री यूनिवर्सिटी में क्लियर कर गया था जी। और साइंस साइड से आई वॉज द ओनली कैंडिडेट, मैं एक ही था जो अपने गांव में क्लियर किया था साइंस साइड से। लेकिन फिर BSc पार्ट 1 में दाखिला लेने के लिए पैसे नहीं थे। पिताजी ने घर वालों से हेल्प मांगी, उन्होंने ब्लंटली रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई अपने दम पे पढ़ाओ, नहीं, हम नहीं मदद करेंगे। तो पिताजी की उस टाइम, हमारे पिताजी मुनिमाई करते थे, तो वो उनकी आँखों में आंसू आ गए। मदर से कहने लगे लड़के की एडमिशन तो नहीं दिला सकता मैं। उन फिर ऐसे कच्चा दिल क्यों करते हो भाई, हम बेटे को पढ़ाई से हटा लेते हैं जी। बोले मेरा लड़का टॉप कर रहा है और मैं उसको कह दूँ पढ़ाई छोड़ दे, दुनिया के बच्चे तो पढ़ते नहीं है, और मेरा पढ़ना चाहता है और मैं एक बाप हो गई हूँ कि तू पढ़ाई छोड़ दे। खैर नहीं आओ, मैंने छोड़ दी पढ़ाई और फिर मैंने JBT में दाखिला लिया। मैं अपने मामा के वहाँ आता था साइकिल से, मामा की साइकिल थी, साइकिल से आता, महेंद्रगढ़ साइकिल से जाता, और वहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशन पे पढ़ाता। 17 रुपये में 3 बच्चे पढ़ाए मैंने। फिर बाद में 30 रुपये में ये 5 बच्चे पढ़ाए मैंने। ये यहाँ पे आप सब जानते हुए कमलेश सैनी का हस्बैंड रघुवीर जी, ये मेरे पास 5वीं में ट्यूशन पढ़ा हुआ है। इसके और बहन भाई भी थे, तो इनको मैंने पढ़ाया, तो ट्यूशन करके अपना खर्चा निकाला था। तो काफ़ी टफ था उस टाइम, मतलब आपको खुद का भी पढ़ाई करनी और ट्यूशन भी पढ़ाना। बहुत संघर्ष किया, इसीलिए मैंने आपको बताया मेरी ज़िंदगी बड़ी संघर्ष भरी रही है। फिर भी क्लर्क लग गया मैं 1971 में। फिर वहाँ जाके मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी पंजाब यूनिवर्सिटी से। उस समय जब क्लर्क लगे तो उस समय क्या क्राइटेरिया होता था, पेपर होते थे या? हाँ, उस टाइम SS बोर्ड की वैकेंसी निकलती थी जी। और वैकेंसी के अंदर फिर क्या होता था कि उस टाइम टेस्ट नहीं था, मेरिट के बेस पे ही बस सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि उस समय कैंडिडेट कम होते थे, इसलिए मेरिट बेस पे होता था। मेरिट बेस पे हो जाता था। फिर अब मेरिट तो मेरी बन ही रही थी जी। और उस टाइम ये था जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन है जी, उनको सेक्रेटरीट में लगाना है या ग्रेजुएट है, तो मैं टॉपर तो था ही जी, तो मेरे को सेक्रेटरीट में लगा दिया जी। अब मैं कभी दिल्ली से आगे नहीं गया था जी, तो चंडीगढ़ जैसी जगह लग गया, कहीं किसी के घर जाके ठहरा जी, 5 दिन किसी के घर ठहरा, फिर कमरा लिया वहाँ पे। उस टाइम मुझे अच्छी तरह गया 217 रुपये 30 पैसे मेरी तनख्वाह थी पर मंथ, और उसी में मकान किराया देना, अपना खर्चा निकालना, और 100 रुपये घर बेचना। 100 रुपये घर भी बेचता था। उस टाइम 12 रुपये किलो, मुझे अच्छी तरह याद है, घी था, 12 रुपये शेर था। 1 शेर घी में काम चलाते थे।
एक शेयर शायद 900 ग्राम होता हाँ 950 ग्राम के करीब होता है जी। तो ये कौन से टाइम की बात ये है? 71 की। 71 में। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और पढ़ाई कंटिन्यू करके फिर वहाँ पे मैंने HCS क्वालिफाई किया। HCS है जो STM वगैरह लगते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू में रह गया। रीजन कुछ भी था, मेरे से पास नहीं थी या क्या था या क्या क्राइटेरिया, मैं यह योग्य नहीं था। लेकिन रिटर्न क्वालिफाई कर गया मैं इंटरव्यू में रह गया। आप भी मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ी है वो रिटर्न की, तो दुख हुआ। फिर किसी ने बताया कि आप SCS कर लीजिए, तो स्टेट अकाउंट सर्विसेज होती है, इसमें एग्जाम नहीं होता, रिटर्न होता है। बस 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, और दोनों पार्ट जो है मेरे फर्स्ट चांस में क्लियर हो गए। मिस्टर HS बेदी मेरे ट्यूटर होते थे, उनके पास 5 बजे तक ऑफिस अटेंड करता, 6 बजे घर आते ही साइकिल उठा के और कोचिंग पे चला जाता था। रात को 8 बजे कोचिंग से आता, फिर खाना बनाता। छोटा भाई भी मेरे पास पढ़ता था वहाँ DAV कॉलेज में, उसको एडमिशन दिला दिया, उसका भी खाना बनाता मैं और अपना बनाता, कपड़े धोता। रात को दिसंबर जनवरी के महीने में भी इतनी ठंड में, लेकिन उसके भी और मेरे भी धोता था कपड़े। और भगवान की आशीर्वाद था, वो दोनों पार्ट फर्स्ट चांस में क्लियर हो गए। फिर उसके बाद आई वाज अपॉइंटेड एज इन PWD नेशनल हाईवे सर्कल फरीदाबाद। फिर वहाँ दिल नहीं लगा, फिर वापस चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करवा लिया। फिर उसके बाद तो वेरियस डिपार्टमेंट्स पे पहले सेक्शन ऑफिसर, फिर प्रमोशन होगी अकाउंट ऑफिसर की, फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर बन गया। इसके अंदर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर जैसे आप कैडर ट्रांसफ़र होता है कि आप पहले PW डिपार्टमेंट में थे, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आए, तो इसका क्या प्रोसेस होता है कि मतलब कोई ये जो कैडर होता है जो हमारा जब SCS कर जाते हैं, तो हमारी सर्विसेज जो है, ये आप समझने की कोशिश करना, ये हमारी सर्विसेज जो है वो इट इज़ प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। भाई ये आदमी तुम्हें सौंप दिए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास से, फिर वो हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट बन जाता है, वो हमारी ट्रांसफर जिसको भी जरूरत है जहाँ भी होगी, फिर हम हमें भेजते हैं एज ए फाइनेंस सर। हाँ, एज ए अकाउंट ऑफिसर, एज सेक्शन ऑफिसर, एज चीफ अकाउंट ऑफिसर। अब वो उनका एक क्राइटेरिया होता है, भाई 80 करोड़ का बजट है तो वहाँ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होगी, 100 करोड़ से ऊपर का बजट है तो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट होगी, इतने करोड़ का बजट है तो चीफ की पोस्ट होगी। ऐसे उनका क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से फिर वो हमारी पोस्टिंग करते हैं। और वो हमें मतलब हम ये नहीं कह सकते हमें तो ये डिपार्टमेंट हो, हमें किसी भी डिपार्टमेंट भेज तो वहीं भी जाना पड़ेगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है, अब एडजस्ट कर लेते हैं हम। हालांकि हमारी लैग पुलिंग वगैरह तो होती है, दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं हम, क्योंकि और हमारी मेन ड्यूटी होती है रूल रेगुलेशंस के हिसाब से काम करवाना। डिपार्टमेंट में हेरा फेरी बहुत होती है और हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रूल रेगुलेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है हमने आपको इस डिपार्टमेंट में भेजा, PWD में भेजा, हम तो FD के आदमी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी। वो हमें कहता है उस डिपार्टमेंट में आपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करवाना है। अब जिसकी आंख में उंगली देंगे वो पसंद थोड़ी करेगा, क्यों? वो तो कुछ अगर गड़बड़ कर रहे थे हम कहते हैं नो, रूल अलाउ नहीं करते। तो फिर वो हमें नहीं टोल, काफ़ी लैग पुलिंग होती है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। किस टाइप की लैग पुलिंग होती है? लैग पुलिंग होती है बस ऐसे हमारी झूठी कंप्लेंट करवा देंगे, आपसे करवा दी, किसी और से करवा दी, तो इस तरह की वो फिर या हमारे खिलाफ लिख देंगे डिपार्टमेंट को कि जी ये आदमी जो ढंग से काम नहीं करता है, कृपया इसको बदल दिया जाए, ये कर दिया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने किसी का ऐसे फ्रॉड का केस निकाल दिया और वो बंदा जो है ना, मुझे पता नहीं था फाइनेंस मिनिस्टर का ही आदमी था। तो एनीहाउ, लेकिन मेरी एक इमेज ये थी कि भाई पैसे नहीं खाता। तो उन्होंने मतलब उस टाइम कर्नल राम सिंह थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, शकुंतला भगवाड़िया थी डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कर्नल राम सिंह ने भी मुझे ट्रांसपोर्ट में दे दिया जाए ये आदमी, नोट भेज दिया। शकुंतला भगवाड़िया ने नोट भेज दिया, भाई अभी कहीं इसको नहीं बदला है, मैं बदले नहीं चाहता था। वो दोनों नोट साथ है, एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पास चले गया, वहाँ पे देखा, बोले यार ये क्या चक्कर है, ये एक मिनिस्टर कह रहा है ट्रांसपोर्ट में बदल दो,
एक मिनिस्टर कह रही थी इसको कहीं नहीं बदला जाए जी। वहाँ पे वो आदमी बेटा देश का मैंने फ्रॉड निकाला था जी। वो फाइनेंस मिनिस्टर का के गांव का ही था, गांव का क्या नजदीक का। तो उसने कहा बोले ये तो बहुत गंदा आदमी है, इसको बर्फ में लगाओ कहीं जी। अब उसने तो उसके अपने गांव वाले की सुनी, मेरी क्या सुनेगा। जी। एंड आई वाज ट्रांसफर टू चंडीगढ़। जी। उसी टाइम ऑर्डर कर दी इसको चंडीगढ़ बता दो। तो चंडीगढ़ रहा मैं काफ़ी दिन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन दिनों में बहुत प्रॉब्लम आ गई कि फादर साहब गुजर गए और फादर साहब गुजरने के बाद छोटी बहन और छोटा भाई अनमैरिड थे। अब मैं तो अपनी ज़िंदगी में कोई जिम्मेवारी ली नहीं थी भाई, कपड़े वपड़े बनियान का अच्छे भी पिताजी लाते थे और एकदम इतनी बड़ी जिम्मेवारी पड़ गई उनके लिए, लड़का देखना, लड़की देखनी, उनकी शादी करनी। आप उस समय मैरिड हो गए थे? हाँ मैं मैरिड था जी। मेरी शादी हो गई थी। मैं जब सेक्शन ऑफिसर था, नहीं जो वहाँ चंडीगढ़ डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज में था, 79 में मेरी शादी हो गई थी जी। तो वहाँ पे तो वो जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर लाइफ को एडजस्ट करना पड़ा। और उसके बाद फिर शुगर मिल गोहाना में मैं पहले पीजीआई में रोहतक था जी। रोहतक में फिर कोई आ गया बोले जी मैं तो वहाँ तंग हो रहा हूँ, गोहाना शुगर मिल में नई शुगर मिल लगी थी जी। तो आप अगर आ जाओ तो आपके लिए तो वैसे रोहतक नारनौल से रोहतक उतना ही दूर हो, थोड़ा 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे और लगा लो गोहाना, तो आप वहाँ आ जाओगे। मजा आएगा, लिख के दे कर दे। फिर वहाँ गोहाना से मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद फिर यहाँ हिप्पा ने फिर मेरे को प्रिंसिपल की पोस्ट पे लगा दिया। शुगर मिल के बारे में थोड़ा सा बताएं, वहाँ पे क्या काम क्या? शुगर मिल में ये होता है कि देखो वो सोसाइटी होती है किस्म से और वहाँ किसान गन्ना लेके आते हैं, ठीक है, उस गन्ने को क्रश करते हैं, वहाँ चीनी बनती है। तो एक तो गन्ना परचेज करना जी, क्योंकि फाइनेंस का हेड होता था मैं, परचेज का हेड, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सेल का भी। चीनी बन गई जी। अब वो चीनी उस टाइम 2 नियम होते थे। 10% चीनी जो थी वो राशन की चीनी कहलाती थी, लेवी की, जो गवर्नमेंट की शॉप होती है सब्सिडी वाली, हाँ उन पे बेचती थी। वो आ जाती थी भाई आपने 1000 बोरी तो 2000 बोरी जो है महीने की, ये तो लेवी की निकालनी। वो डिपो होल्डर जो थे ये अपना आप ठहराया करते हैं, उसका फिक्स रेट था जी। अब 10% वो होगी, 90% जो चीनी होती थी वो जैसे कहते बीच महीने आपने 5000 बोरी बेचनी बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 5000 में 1000 बोरी थी बिक गई राशन की। 4000 बोरी का रेट निकालना पड़ता था डेली जी। ये आज हम 500 बोरी बेचेंगे, इस रेट से बेचेंगे, किसने लेनी तो वो हमारे एजेंट होते थे, डीलर, वो फिर खरीदते थे। 100 बोरी मेरी लिख लो, 10 बोरी मेरी लिख लो, 50 मेरी लिख लो। ये सारी इसलिए एक साथ नहीं निकाली जाती थी कि मतलब कोई स्टोर करके ब्लैक मार्केटिंग ना कर ले? नहीं, हम तो अपने हिसाब से, और उनको जो हमारे डीलर होते थे, रजिस्टर्ड होते थे हमारे रजिस्टर्ड डीलर, उन्हीं को बेचते थे। और वो हमारी मर्जी तो थी, किसी को 200 दो या 100 दो या 50 दो, वो लिखवाते जी मेरी 50 लिख लो। वो कोई मेरी 400 लिख लो, नहीं भाई 400 नहीं लिखेंगे, 100 से फालतू नहीं देंगे किसी को भी, वो हमारी मर्जी थी। फिर वो आगे फिर नारनौल भेजने हैं, नांगल चौधरी भेजने हैं, वो ये छोटे दुकानदार फिर उनसे लिखवा ले लेते थे। ये सारे मैंने को यहाँ पे जब आया था, मैंने यहाँ के मन्ने में सेठों को कहा, कईयों को मैंने कहा अब तो मैं हूँ, आप डीलरशिप ले लो, मैं दे दूंगा और आपको कमाई भी होगी खूब। पर पता नहीं इनका इंटरेस्ट नहीं था, कहते हम तो शामली की मंगवाते हैं, यूपी से मंगवाते हैं, यहाँ के आमतौर पर जो बढ़िया है। तो फिर ये डीलरशिप लेने का क्या प्रोसेस होता था उस समय? वहाँ पे डीलरशिप का 1 लाख सिक्योरिटी होती थी उस टाइम। अच्छा, सिक्योरिटी जमा कराओ, डीलरशिप मिल जाती थी। तो ये सिक्योरिटी क्या रिटर्न हो जाती थी जब वो डीलरशिप? हाँ, वो डीलरशिप छोड़ेगा तो रिटर्न हो जाएगी जी। तो उस समय क्या डिफिकल्टी आई आपको शुगर में? डिफिकल्टी ये आती थी, एक तो मार्केट का असेसमेंट करना पड़ता था कि मार्केट में चीनी का क्या ट्रेंड है। त्योहार का सीजन चल रहा है, चीनी महंगी बिकेगी, डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो आपने पढ़ा भी होगा ग्रेजुएशन वगैरह में, डिमांड और सप्लाई का नियम होता है। डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो महंगी बिकेगी। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो सस्ती बिकेगी। तो एक तो ये ट्रेंड को देखना पड़ता था। फिर यूपी से हमारा कंपटीशन था। यूपी की मील जो है उनकी क्वालिटी भी हमसे अच्छी थी थोड़ी,
अब वहाँ प्राइवेट जो शुगर मिलें थी उनसे कंपटीशन होता था हमारा जी। और हमारी सरकार वो मतलब इतनी कलर में हमारा जो और दाने के मोटाई में हमारा इतना दाना बढ़िया क्वालिटी का निकल जो प्राइवेट मिलों का जितना होता था जी। तो वो कंपटीशन जो करना पड़ता था और सस्ती बेच देते तो लेवियम कन्वर्ट हो जाए लेवियम राशन वाली में। अच्छा। फिर वो बताओ कहाँ तो 26 रुपये बिक रही है और कहाँ 12 रुपये बिके। फिर जी। वो लॉस के लिए फिर एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है, डिसिप्लिन एक्शन होता है हमारे खिलाफ। जी। इतनी सस्ती कैसे बेच दिया आपने, आप बढ़ियों से मिल लिए। जी। मतलब हमारी इंटीग्रिटी भी डाउटफुल हो जाती थी अगर इस तरह की बात होती हो। ज़्यादा महंगी है हम रेट निकालें तो महंगी में फिर बिके नहीं, ये चक्कर होता था। तो एक पर्सन मल्टीपल जगह से डीलरशिप ले सकता था उस समय। हाँ, चाहे 6 जगह 6 मिलों की ले लो, वो कोई बाउंडेशन नहीं, हर जगह की सिक्योरिटी अलग अलग भर के आपने ले लो डीलरशिप। आपने बताया आपने एक्सीएस क्वालिफाई करा था, तो उसके अंदर आपका क्या मतलब कैसे आपने उसको प्रिपेयर करके और शायद टाइम में करा? देखिए मैं बता रहा था कि इसमें जैसे मैंने ग्रेजुएशन की और तो एक लड़का और था वो भी मेरे साथ ही था, पढ़ता था, तो वो उसने बताया कि आप HCS का एग्ज़ाम मैं भर रहा हूँ, आप भी भर, तो मैंने भर दिया और ओनली 2.5 महीने की तैयारी से मैं HCS क्वालिफाई कर गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में रह गया था, वो अलग तो मेरी तकदीर में नहीं थी। तो HCS में फिर वो लड़का भी क्वालिफाई कर गया, मैं भी क्वालिफाई कर गया था, लेकिन बस वो लाइन किस्मत में नहीं लिखी थी। लेकिन उनका ज्वाइन हुआ जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे? नहीं, उसका भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर वो एज तहसीलदार उसका दूसरी एक अटेम्प्ट और करी, उसमें उसका तहसीलदार के ऊपर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मतलब उस चीज़ को मुझे आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ, थोड़ा महसूस होता है मुझे कि देखो वो अपॉर्चुनिटी तो वो अवेल नहीं कर सका। अदरवाइज उसके साथ मेरे जो साथ उस बैच में थे वो कमिश्नर रिटायर हुए हैं हमारे साथ। हमारा उस बैच का टॉपर था राजीव शर्मा, और वो भी काफ़ी गरीब घर से था, और वो आपको पता है जींद का डीसी था, फिर कमिश्नर भी रहा वो कमिश्नर से रिटायर हुआ वो। आपने एक ही अटेम्प्ट दिया था? हाँ, एक ही। फिर बाद में सोचा नहीं? एसएस कर दी फिर मैंने। अच्छा, स्टेट अकाउंट सर्विसेज था, ये स्टडी शुरू कर दी। फिर आपके क्या की पॉइंट्स थे कि आप किस टाइप से पढ़ते थे जो आपका 2.5 महीने? पहली चीज़ तो ये थी कि एक तो जो था इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ थी, मैं जैसे मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे बताया कि आप एक ये अक्सर जो है ना ये हिंदी के जो न्यूज़पेपर आते हैं लोकल, ये मत पढ़ा करो जी। मैंने नेशनल लेवल का अखबार पढ़ो आप जी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, दी हिंदू है, ये नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के अखबार पढ़ो, उससे आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी और उसमें मटेरियल भी अच्छा मिलता है। इसमें तो अखबार होते हैं, उनमें क्या होगा भाई, अटेली के थानेदार का तबादला, वहाँ का ये, तो मतलब उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता हो। जो बारीक न्यूज और सरकार के कुछ एक्शन, हाँ वो ही पॉलिसी मतलब क्या पॉलिसी चल रही है, मतलब नेशन की इस टाइम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब सिर्फ एक यही तो सफिशिएंट नहीं है कि नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से आपको अवेयर होना पड़ता है। अब एक स्टेटमेंट आ गया, आज पुतिन ने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं वैसे बाइडेन एक अच्छा आदमी है, आपने कल परसों टीवी में देखा हो, वो बाइडेन की प्रेज कर रहा है पुतिन, और अमेरिका की रशिया की लग रही हो, तो उसमें मतलब फिर ये देखना पड़ता है कि इस टाइम इंटरनेशनल पॉलिसी कुछ करवट लेना चाहती है। ये भी इसका मतलब युद्ध जो है कोई सा ग्रुप नहीं चाहता है। इस तरह के कभी आर्टिकल लिखने पड़ते थे, कोई ऐसे आ गए जैसे अब मैच में जब ये आज मुझे याद है, तो उसमें 6 ऐसे आते हैं, 6 या 7, उसमें एक ऐसे लिखना पड़ता है सिर्फ, और 2 घंटे का ऐसे का पेपर होता है। अब तो चेंज हो गया सिलेबस थोड़ा तो उसमें
जो ऐसे आया था तो वो यह था इकोनॉमी एंड एक्सपेंडिचर, उस पर मैंने लिखा 2 घंटे का, अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो उसमें ये थोड़े महात्मा गांधी जवाहरलाल का प्रस्ताव आ गया, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 2 अक्टूबर फलाना 1869 फलाना, नहीं उसमें मतलब जैसे एन आइडियल लीडर, तो आइडियल लीडर में आपने किसी की जीवनी नहीं लिखनी है, उसमें आप उसको समझोगे एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। एन आइडियल लीडर, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल लीडर, हाउ टू लीड, हु इज लीडर, जो लीड करे दैट इज लीडर जी, सारों को साथ लेके चले, हाँ तो वो लीड करे जी, तो उसको उसके हिसाब से फिर वो अटैक करने पड़ते हैं क्वेश्चन। उसके अंदर कोई वर्ड लिमिट भी होती थी उस समय? आप अंदाजा लगाइए कि जो 2 घंटे में सिर्फ ऐसे लिखना है जी, सिर्फ ऐसे एक ऐसे जी, तो उसकी क्या लिमिट होगी। मतलब यूनिवर्सिटी आपने आंसर बुक देखी होगी जी, मतलब 14, 15, 20 पेज कम से कम भरने पड़ते थे एक टॉपिक के ऊपर। 2 घंटे तभी पूरे होंगे ना जी, लेकिन उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, मैटेरियल एज वेल एज लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज आपकी अच्छी है, ठीक, ग्रामेटिकल वगैरह नहीं है वो तो ठीक है जी, लेकिन मैटेरियल अगर नहीं है तो उसको मैटर को आप कैसे बढ़ाओगे, कहाँ ले, कैसे कंप्लीट करोगे। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है ऐसे के पेपर में। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जैसे किसी ने हिस्ट्री ले ली, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले ली, किसी ने मैथमेटिक्स ले लिया, तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट में इतनी दिक्कत नहीं थी। इलेक्टिव सब्जेक्ट में पता नहीं अब तो क्या ट्रेंड चल गया, क्योंकि मैं अब तो इसके इन टच भी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जैसे कई बार पूछ लेता हूँ, आप जैसे बच्चे जो अपीयर होते हैं उनसे पूछ लेता हूँ भाई कैसे क्या चल रहा है एग्जाम के बारे में, या ट्रेनिंग देने जाता हूँ, नए ऑफिसर आते हैं उनको तो पूछ लेता हूँ। तो वो थोड़ा सा अब ये हो गया कि मतलब कंपटीशन में बच्चे वही निकल पाते हैं जिनका बेस मजबूत होता है, बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करना जरूरी हो गया जी। तो था जब भी जरूरी। बेसिक कहाँ से क्लियर करें, एनसीईआरटी से? उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते जी। आपको मतलब कई तरह की बुक्स वगैरह कंसल्ट करनी पड़ती है एक टॉपिक के लिए जी। न्यूज़पेपर पे भी डिपेंड करते हैं, आर्टिकल, राइटर, आजकल कितने कितने राइटर्स की बुक्स आ रही हैं मार्केट में। कभी एक राइटर के ऊपर डिपेंड मत करो कि भाई ये तो उसकी है ये जी। तो ऐसे नहीं। तो आपने जब तैयारी करी तो आप खुद के नोट्स बनाते थे या बुक से ज़्यादा पढ़ते थे? देखिए नोट्स वगैरह बनाने की मेरी आदत कम थी जी। मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाता था जी। कभी क्या हुआ बना लिया, कोई चीज़ नहीं याद रहती है भाई ये भूल जाऊंगा तो बना लिया भाई ताकि याद रहे। अदरवाइज मतलब मेरा अपना है, मैं किसी को ये भी नहीं कहता मत बनाओ, लेकिन मैं कम से कम नहीं बनाता था जी। मैं अपने बुक्स पे ही पढ़ता था जी। और कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट थी जी। कि एक दफ़ा जिस चीज़ को पढ़ लेता था तो वो भूलता नहीं था मैं जी। बस कभी फिर एग्जाम से पहले दिन उसको एक बार फिर रिवाइज कर लिया। तो उस समय क्या एचसीएस के अंदर एक ही पेपर होता था, रिटर्न? नहीं, रिटर्न के अलावा मैंने बताया उस टाइम इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू भी उस टाइम अब तो 75 नंबर की इंटरव्यू या 100 नंबर की हो गई हुई इंटरव्यू, हमारे टाइम 200 नंबर की इंटरव्यू होती थी। अब आप रिटर्न में कितने क्वालिफाई कर लो, कितने मार्क्स ले लो, और 200 में से आपको 10 नंबर दे दिए, 20 दे दिए, कितना कवर करोगे। तो ये शॉर्ट कमिंग थी, एक डिफेक्ट था, मतलब उसमें प्रोसीजरल डिफेक्ट हम कह सकते हैं कि 200 नंबर की इंटरव्यू उसमें किसी को भी वॉश आउट कर सकते हैं जी। जिसकी सिफारिश हो कर देगा जी। मैं हुआ जी। इसी वजह से हुआ। उस समय कितनी सीटें हुआ करती थी वैसे? वो वैसे कोई लिमिट नहीं थी जी। क्वालिफाई कर जाओ
मेरिट से फिर चलता था। एलाइड सर्विसेज होती थी, प्रॉपर होता था एक तो HCS प्रॉपर, जी। जो HCS लिख सकता है। इसके बाद तहसीलदार है, रजिस्ट्रार है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, ये रैंक वाइज मिलती ये अलाइड सर्विस। हाँ, मेरिट में जो लोअर आते थे उनको ये पोस्ट मिलती थी। हाँ, वो HCS लिखते हैं जो भी, HCS। वो सिटी मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, वो SDM भी हो सकता है, वो ADC भी लगा देते हैं, जी लेकिन आमतौर पे SDM वगैरह ही लगाते हैं या सिटी मजिस्ट्रेट लगाते हैं। पहले जो नए HCS होते हैं उनको सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह लगाते हैं, बाद में जो बच्चे UPSC या गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई एडवाइस देनी हो, गलती ना करें। गवर्नमेंट एग्जाम आपने दिए हुए हैं, कॉमन गलती जो करते हैं। देखो, एक तो बच्चों में एक जनरल सा ट्रेंड देखा गया, जब एग्जाम सर पे आ जाते हैं ना तब ये तैयारी करने लगते हैं। जी मैं इस प्रोसीजर से थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जी मतलब इट शुड नॉट बी ए वन डे जॉब, एक कंटिन्यूटी बननी चाहिए। भी आपने एम रख लिया कि मैंने अगले साल जो है HCS में अपियर होना है, जी तो आज एम बनाया है तो आज से उसको स्टार्ट कीजिए स्टडी को। ये नहीं फार्म निकलेंगे तब स्टडी शुरू करनी है, जी फार्म भर दिए अब शुरू करनी है। नो, आज आपने एम बनाया कि मैंने HCS क्वालिफाई करना है, मैंने IAS क्वालिफाई करना है। जिस दिन आपने एम बनाया उसी दिन से, फ्रॉम द वेरी डे बिगिनिंग से, उस दिन से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए बस, और उसको कंटिन्यू रखिए। ये नहीं है कि एक दिन तो आपने 8 घंटे तक दे दिया और एक दिन 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं दिया। नहीं, आप उसका एक अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के बेस पे कोई कंप्रोमाइज मत करो फिर। जी ठीक है, घर के काम होते हैं लेकिन उनके लिए भी आपको एडजस्टमेंट अपनी करनी चाहिए। अब ये बच्चे आते हैं मेरे पास, कई दफा SCS वगैरह के समझने वाले आते हैं, मैं भी इनको कहता हूँ, देखो तुम्हारे पास 8 घंटे तुम ऑफिस को देते हो, SCS करनी है तो कम से कम मेरे को 2 घंटे दे दो। जी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उनको घर जाके रात को, मतलब 2 घंटे अभी टाइम नहीं मिलता। बच्चे एक्सक्यूज करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। भी टाइम क्यों नहीं मिलता? अगर आप 2 घंटे कम सो लोगे, जी नींद के 2 घंटे कम ले लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो कोई परमानेंट थोड़ी ना, वो तो थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट। अगर आपका खाने के टाइम में मान लो सपोज 8 बजे गए जी डिनर, और आप 8 बजे, तो आपने 2 घंटे के, सर ने कहा था 2 घंटे तो देने चाहिए, आप 7 बजे खाना खा लीजिए। 7 बजे खाना शुरू कर दिए, 7 बजे खाना खा के आधा पौना घंटा आप रेस्ट कर लीजिए, आधा पौना घंटा लगा के, और फिर आप 8 बजे से अपने स्टडी कंटिन्यू करके, मैंने कहा तो रात को 2 बजे तक पढ़ो आप। जी नो, अब 10 बजे तक, मतलब सिंसियरली 10 बजे तक फोकस ज़्यादा। हाँ पढ़ लीजिए, जी सफिशिएंट है। जी आपसे एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब करी, तो फादर प्रोस्पेक्टिव से आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में जाए? ना आपके क्या विचार थे? नहीं, मैंने कोई भी चीज़ अपने बच्चों पे थोपी नहीं, जी मैंने उनको फ्री हैंड दिया बच्चों को। अब बिटिया को का, जो मेरी बिटिया पोलैंड में है, सबसे छोटी वाली है, इसका गुरु जम्बेश्वर में MSc में हो गया था। जी ओके, फीस जमा करवाया, हॉस्टल अलॉट करवा दिया मैंने जी वहाँ पे गुरु जम्बेश्वर में। उसकी एक सहेली थी जी जो +2 से जो है साथ थी, जी उसका नहीं हुआ वहाँ गुरु जम्बेश्वर में। तो उसका फादर मिलिट्री में था, वो मेरे से कहने लगे, बोले सरिता को ले जाओ, बनस्थली में फॉर्म भर रखे है, इसका एडमिशन करवाया। उसका बनस्थली में हो गया। जी तो ये मेरी बेटी कहने लगी, पापा जी मैं भी चलूँ? चल घूम आई है, चली गई। और वहाँ का माहौल देखा, मैं बोल पापा जी मैं भी यहाँ एडमिशन लेना है। जी मैंने कहा वहाँ मैं गुरु जम्बेश्वर में पैसे जमा करवाया, तेरे को हॉस्टल अलॉट करवा दिया, रूम अलॉट हो गया हॉस्टल में, जी अब तू कह रही यहाँ पे, और वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। जी वो रोने लगी, बोला मत यहीं एडमिशन लेना। तो मैं डीन के पास गया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात है। बोल भाई एक सीट है, पेड है वो। जी अब मेरा तो उस टाइम
क्या था, पेंशन ही तो मिला करती। जी तो मैंने कहा भाई पेड है तो चलो मैं करूँगा अफोर्ड। वहाँ का सारा पैसा गया गुरु जम्बेश्वर वाली का, बनस्थली में उसको एडमिशन दिलवाया। जी बनस्थली में एडमिशन दिलवाने के बाद वहाँ से उसने MSc की, उससे बड़े वाली थी उसको वहाँ से साइकोलॉजी से MA करवाई। वनस्थली से। हाँ, दोनों बच्चियाँ जो है वो बनस्थली की PG करके निकली। जी तो अब उनकी अपनी चॉइस थी। फिर वो PhD की उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जी और तो उसका जो था साउथ कैंपस में था, उसका साउथ कैंपस की थी। PhD की करने के 15 दिन बाद ही उसका पोलैंड से अपॉइंटमेंट आ गया। जी शादी कर दी, अब तीनों लड़कियों की शादी कर दी है। जी तो वो ठीक अपनी लाइफ में मस्त है। जी अब वो पीछे आवाज आई कि टिकट भेज, में तो कभी एरोप्लेन में बैठ के भी नहीं देखा था। जी वहाँ से टिकट बुक कर दी। कटक है उनका बिजनेस वगैरह, जी दामाद मेरे जो तो मैंने कहा भाई मेरे को तो फिर वो एक बड़ी बेटी जो दुबई में है उसको तो भाई एयर आना जाना होता है, तो वो फिर कटक लेके गई हमें। जी वहाँ जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, समुद्र वगैरह वो सारी चीज़ देखा है। और वो जगन्नाथपुरी देख के बड़े हैरान हो गए जी कि उस मंदिर की कोई छाया नहीं है, जी उसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजर सकता, जी ना एरोप्लेन गुजर सकता कोई। जी वो झंडा हवा की दिशा से विपरीत लहराता है। जी ये तो इधर की हवा होगी तो इधर को ही लहराएगा, जी ये नहीं कि इधर को लहराएगा। जी ये तो अपने आंखों से देखा है। जी बच्चे हैं, अब वो समझ, वो कहते पापा जी आप क्यों, किस लिए आपको पैसे किस लिए चाहिए, नहीं चाहिए तो ठीक है, पेंशन इतनी मिल जाती है, इजीली अपना खूब गुजारा होता है आराम से। जी आपको अब पोता है मेरा जो है वो आज उसके बुखार सा हो रहा है, जी 2 दिन से टाइफाइड भी डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर ने। जी तो अभी आपकी आंटी वहीं गई हुई थी, पता करके आई भाई क्या हाल है उसका। जी और वो मेरा लड़का जो है कैलाश नगर में गया है, जी तो अब वो भी बंगलोर चली जाएगी, पोता और बहू। जी बेटा बंगलोर है। तो आप कोई बात बताएं कि जिससे कि आज डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है बच्चों का, गलत जगह ध्यान जा रहा है या डिफरेंट चीज़ों पे जा रहा है, तो उसको कम करके अपने कैरियर की ओर कैसे फोकस करें? देखो ये इसमें मल्टी फैक्टर काम करता है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे बच्चों पे वॉच एंड वार्ड की पॉलिसी नहीं है जी कि जो पेरेंट्स को जो अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि ये एक एडोलेसेंस पीरियड होता है जिसको +2 +3 पार्ट 1 ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें ना तो जवानी वाली मैच्योरिटी होती है, जी ना बचपन वाली इनोसेंस होती है। ये बीच बिचाले का हिसाब जो होता है ना, इट इज़ वेरी डेंजरस। जी इसको एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। जी ये एडोलेसेंस पीरियड के अंदर क्या होता है कि बच्चा अक्सर इस लाइफ में भटकता है, जी क्योंकि वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन नहीं लेता, वो हमेशा भावनाओं में बह जाता है। जी उसने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा। ये आप अपने फैमिली का स्टेटस देखिए, उसकी फैमिली का स्टेटस क्या है, आपका क्या है। जी अगर आपके पास गाड़ी है, जी मैं भी गाड़ी लूंगा। आप दीदी की आपके लिए गाड़ी की क्या यूटिलिटी है, तो बाइक लूंगा। जी ले लो भाई बाइक, अगर तुम्हारे को जरूरत है। जी अब वही चीज देखिए, कार है, जी अगर कार है कि मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाते। एक डॉक्टर की वो नेसेसिटी है, जी और एक लेक्चरर के लिए वो कंफर्टेबल है जी ना, जी और एक क्लर्क के लिए वो लग्जरी है। डेफिनेटली कार वही चीज है, जी लेकिन अलग अलग जगह के लिए अलग अलग उसकी यूटिलिटी है। जी अब वो बच्चे आजकल की ये नहीं देते कि भाई इस चीज की तेरे पे कोई यूटिलिटी। अब देखते हैं मोबाइल ले लिया, जी मुझे इसके पास 30,000 का, तो मैं भी 30-40,000 कर लूंगा। जी ये क्यों? अब मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास छोटा वाला मोबाइल था, लेकिन अब हिप्पा में जब मैं प्रिंसिपल लग गया तो मेल वगैरह आते हैं और आते हैं जो, तो वो उसकी जरूरत तो होगी, नीड और तो वो नेसेसिटी होगी मेरी। जी उससे पहले वो लग्जरियस था। जब मैं करनाल में CEO था, चीफ अकाउंट ऑफिसर था, तब तक मेरे पास मोबाइल नहीं था। जी मेडिकल कॉलेज में मैं फिर कंट्रोलर फाइनेंस लगा था, फाइनेंशियल एडवाइजर,
तब जो है मैंने मोबाइल लिया था, जो वो छोटा था, फिर बच्चों ने बड़ा ला दिया, वो बड़ा ख़राब हो गया, हैंग होने लगे, बोल पापा जी तो हैंग होने लग गया। फिर वो बिटिया आई, वो जो दुबई में है, वो फिर वो दिवाली आई, मैं बोले बिना बात के पैसे लगवा दिए। तो ठीक है, अपनी लाइफ को मैं बड़े सिंपल वे में जीतता हूँ जी। मुझे ना ज़्यादा खाने पीने का शौक है जी, ना मुझे जो है कपड़े लत्तों का शौक है जी। अब ये देखो, आपको देख रुपये पैरों में कोई शूज़ वगैरह नहीं है, देसी जूती पैर रखी है हमने, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइफ अपने, जो मतलब जिसमें मुझे अपने आप को आनंद आता है, मैं वो लाइफ जीतता हूँ। और वही मैं जो आजकल मॉडर्न जनरेशन है, मैं उसको भी ये कहता हूँ कि बी रियलिस्टिक, यथार्थवादी बनो, काल्पनिक घोड़े मत उड़ाओ। कल्पना के घोड़े के अंदर आप जब जमीन पे चलना सीखो, और तो आपको ये पता होना चाहिए आपके पास जमीन खुरदरी है, गड्ढे वाली है या सपाट है जी। मतलब अगर जमीन का अंदाजा लेके चलोगे तो आप ठोकर नहीं लगेगी, अदरवाइज आप ठोकर खा जाओगे, गिरोगे, चोट लगेगी जी। मेरे पास वो आल्टो गाड़ी थी जब मैं चीफ अकाउंट ऑफिसर था गोहाना शुगर मिल में, तो मेरे स्टाफ ने कहे सर हम अकाउंटेंट है, हमारे पास गाड़ी हो रहा है, आप हमारे अफसर क्लास 1 ऑफिसर होगा, आपके पास गाड़ी नहीं है। जे के जो फाइनेंस करवा के स्टेट बैंक मैनेजर भी जानकार, वो मैनेजर ने भी फाइनेंस कर दी, मतलब 15 मिनट में तो उसने फाइनेंस करके गाड़ी और चाबी बोले जी जाओ कंपनी से गाड़ी ले आओ, सिर्फ आधा घंटा लगा था टोटल। खाता खुला उसी दिन फाइनेंस हुई गाड़ी, और उसी दिन कंपनी से गाड़ी लेके आ गया मैं। फिर वो 10-12 साल रखी, फिर गुड़गांव से मैं हिप्पा में लगा। अब गुड़गांव में वो उसकी लाइफ होने वाली थी, मैंने कहा यहाँ गुड़गांव में चलाने नहीं देंगे, वो मैं पौने दामों में डिस्पोज ऑफ कर दी। अब यह स्कूटी खड़ी से, स्कूटर था पहले चेतक, वो चलाता था, एक दिन ये चलाने लगा, इस पर गिर गया। क्यों? इसका जजमेंट नहीं था मुझे, वो यही पड़ोस वाले मकान की टक्कर मारी, मेरा पैर फूट गया, ये टूट गई थी। तो मतलब मैं किसी की देखा देखी नहीं, होड़ नहीं करता। और यही मेरी कम जनरेशन को है कि आपको ज़रूरत है वो चीज़ लो, लेकिन देखा देखी मत करो भाई। अगले को पता नहीं क्या किसी हिसाब से ले रखा है, वो अफोर्ड कर सकता है। अब आप अपने घर वालों नहीं, पापा जी मैं तो लेने नहीं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये ट्रेंड जो चल गया है ना, अब माँ बाप बेचारे क्या करें यार, एक लड़का है, जवान लड़का है, कहते गलत कदम ना उठा ले, उसकी मजबूरी को नहीं समझती ये जनरेशन। क्यों? क्या राइट है जी? भाई वो भी तो कमा कमा के तेरे को पाल रहे हैं जी, तुझे क्या राइट है कि उनके फांसी अड़ाना जी? ये गलत है। मैं कमिंग जनरेशन को यही कहता हूँ कि नो, माँ बापों को अपनी डिमांड रखो, ये आपका राइट है जी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरतें उनको बताओ जी। फिर उनको असेस करो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते जी। वो पूजनीय है जी। उन्होंने जन्म दिया है, पाला पोसा है, उन्होंने सूखी खाई आपको चुपड़ के दी है। दिस इज नॉट द हेल्दी ट्रेंड। आप उनको उनकी मजबूरी को भी समझो जी। ये जनरेशन, आज की जनरेशन इस चीज को नहीं समझ रही है। माँ बाप की जिसने मजबूरी नहीं समझी, वो संतान लाइफ में सक्सेस नहीं होती। आपने जब चंडीगढ़ थे और फैमिली के अंदर आपके थोड़ा अप एंड डाउन्स चल रहे थे, तो दोनों को कैसे आपने मैनेज कराना, अब भी आप मैनेज कैसे करते हो? देखिए, मतलब मैंने आपको बताया, बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ रही जी। मतलब चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करवा दी मेरी, वहाँ से मैं अच्छा, ये इसको क्या हुआ था कि भाई पागल कुत्ता काट गया था तुम्हारे आंटी को, तो कुछ तो मतलब मिसकैरेज हो गए थे कि बच्चा, तो वो कमज़ोरी थी। फिर पागल कुत्ते को 14 इंजेक्शन पेट में लगते थे, वो लगे, वो हिट दिमाग को चढ़ गई और ये मेंटल हो गई थी। उधर छोटे बहन भाइयों की शादी कर ली, इधर इसका मेंटल केस हो गया। चंडीगढ़ से मैं हर हफ्ते आता, और घर के अंदर 2 किलो दाल भी लानी है तो मैंने लानी है, और कोई जिम्मेवारी नहीं लेता था। छोटा भाई था, उसको ग्रेजुएशन करवा दी थी मैंने चंडीगढ़ से ही, उसको भी फिर किसी लाइन में डाला, भाई इसको भी कमाएगा, उसकी शादी करी, छोटी बहन की शादी करी,
और जिस दिन छोटी बहन की शादी करी उस दिन मेरा सारा बैंक बैलेंस, कुछ एक नया पैसा नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं अब फिजूल खर्च नहीं करता, मैं जरूरी होती है जरूर करता हूँ। ये भी नहीं है कि मैं मुंजी हूँ, ऐसा भी नहीं है, मुंजी भी नहीं हूँ, खर्चा भी खूब करता हूँ। और यही खर्चा कर दिया तो मैंने आज अपने बच्चों की लाइफ बना ली। अब बेटे ने परसों परले दिन वो फ्लैट ले लिया बंगलोर में, पापा जी फ्लैट ले लिया है। टोटली एक पैसा भी उसने अपनी पॉकेट से खर्च नहीं किया, टोटल पैसा जो है यहाँ से मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। और बंगलोर में फ्लैट लेना आसान काम नहीं है, लेकिन वो बच्चा इतना सिंसियर है कि एक पैसा फिजूल खर्च नहीं करता, फिजूल पे खर्चा नहीं करता। तो कमिंग जनरेशन को यही है कि भाई आप ये समझो ना, माँ बाप कितना कष्ट उठा के तुम्हें पाल रहे हैं, उनकी पिक्चर को भी तो सामने रखो, देन आपकी लाइन अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों रियलिस्टिक हो जाओगे आप, यथार्थवादी हो जाओगे, इमेजिनेटिव कल्पनाओं के घोड़ों में नहीं दौड़ोगे फिर। वो चीज आपका कोई लाइफ लेसन रहा हो, आपने इतनी जगह जॉब अलग अलग करी तो उसमें मतलब आपने कुछ लाइफ से सीखा हो जो आपके मतलब काम आता हो? मैंने आपको बताया बस यही चीज है, यही कि मैं यथार्थवादी रहा, रियलिस्टिक और यथार्थवादी ही होना चाहिए जी। मतलब देखिए आप विदाउट एम, मतलब अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो ऐसे नहीं है कि भाई उसका कोई उद्देश्य नहीं है जी। मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो उसका कोई टारगेट आपका होना चाहिए जी, वैल्यू ऐड, हाँ वो जरूरी है जी। अदरवाइज तो अंधेरे में तीर मारने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए तो रखना पड़ेगा। और ये जनरेशन आजकल नहीं रखती है। मैं देखता हूँ यहाँ पे झुंड के झुंड बढ़ा के उधर से वो ग्रुप आ गए, ये फलाने वाला ग्रुप है और उनके लठ बजते हैं। यहाँ पे हमारे कॉलोनी में कई दफा झगड़े हो जाते हैं। ये तुम्हें पता है उन माँ बापों को क्या बीतेगी, किसी की लगी चोट फिर क्या होगा, कुछ नहीं, उसी में दादागिरी समझते हैं। मतलब जो गलती क्या हो रही है कि जो हमारी यूथ जनरेशन है वो चैनलाइज नहीं है जी, एनर्जी को चैनलाइज एक पॉइंट पे। भाई नदी आ रही है खूब बहुत, एक तो उसमें बांध के जी, और उसमें नहर भी निकाल सकते हो जी, और उससे फसल पैदा कर सकते हो। कितना उसका कंस्ट्रक्टिव रोल हो जाएगा अगर उसमें से नहर चैनलाइज कर दोगे उसको तो जी। अगर चैनलाइज नहीं किया तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी जी। आजकल की जनरेशन जो है ना वो चैनलाइज ना होने की वजह से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है जी। एक तहजीब जो होनी चाहिए टुवर्ड्स एल्डर्स जी, वो नहीं रही। बुजुर्गों को जो सम्मान देना चाहिए आज की जनरेशन को वो नहीं दे रही है जी। हम बुजुर्ग तालाब में नहाते थे जी, तो हमारा गांव का जोड़ है तालाब क्या वो पर काफी उसका पानी कभी सूखता नहीं जी। और वो हमारे गांव का एक हमारे ताऊ जी थे वो दूर से बोलते छोड़ो, हम सारे कपड़े उठा के भाग लिया करते बस जी। इतना डर होता था, बुजुर्गों का इतना सम्मान करते थे जी। वो चीज नहीं है। आज तक वो रिकॉर्ड है मेरे पिताजी ने कभी मुझे धमकाया नहीं जी। कभी नहीं धमकाया, थप्पड़ मारने की बात ही छोड़ दो जी। कभी नहीं धमकाया। अब रीजन क्या था ये समझ में नहीं आता। यही था आज का पॉडकास्ट। चलो थैंक यू। आप कैसा लगा आपको? नहीं अच्छा लगा, मतलब ये देखो बड़ा कंस्ट्रक्टिव व्यू लेके चल रहे हो आप, और जो आपका तरीका है पूछने का, देखो पूछने के दो तरीके होते हैं जी। तो मतलब किसी से भी आप जो क्वेश्चन करते हो तो उसका आपको दो मोटिव होते हैं जी। एक तो अगले का इम्तिहान लेना जी। कि इसमें कितना एकदम मैं देखूं, जी। है ना जी। एक होता है पूछने का मोटिव होता है जिज्ञासा कि मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता, तो जिज्ञासा शांत करने के लिए वो चीज पूछी जाती है जी। मोटिव दो ही होते हैं जी। आप में जो देखा मैंने वो जिज्ञासा का भाव देखा है, जी। मतलब वो इम्तिहान लेने वाला भाव नहीं था जी।
कि भाई इनसे मैं कोई नई चीज़ें सीखूं, निकालूं। जी। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था और जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह जो चल रही थी अपने बीच में, जी। उसमें ये नज़र आ रहा था कि भाई आपका अंदर एक जिज्ञासा है कुछ जान के नया सीखने की। और अच्छे कोई टैलेंटेड पर्सन्स के पास जैसे भी जाओगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके उठोगे। ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू।